हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पढ़ चुके हैं और हाफ वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर को कैलकुलेट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट को एसी सप्लाई देते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलता है और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट नहीं मिलता है। यानी कि पॉजिटिव साइकिल के समय सर्किट में करंट फ्लो होता है, लेकिन निगेटिव साइकिल के समय पर सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। और इसी ड्रॉबैक को फुल वेव रेक्टिफायर में रिमूव किया गया है। फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहां पर हमें पॉजिटिव साइकिल के लिए भी आउटपुट मिलेगा और निगेटिव साइकिल के लिए भी आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव साइकिल के समय पर भी सर्किट में करंट फ्लो होगा और निगेटिव साइकिल के समय पर भी सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा और इसी डिफरेंस की वजह से फुल वेव रेक्टिफायर के जो परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं वो हाफ वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर से अलग आएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी थी हमने लास्ट लेक्चर में उसको कैलकुलेट किया था और वहां पर एफिशिएंसी आई थी 40.6%। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी आएगी 81.2%। यानी कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर के बाद हम फुल वेव रेक्टिफायर को क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब यहां पर स्टार्ट करते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि फुल वेव रेक्टिफायर में होगा क्या। ध्यान दीजिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर इज अ सर्किट। ये भी क्या है, एक सर्किट है दैट कंडक्ट करंट, जो कि करंट को कंडक्ट करता है। कब, ड्यूरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सप्लाई। और यही मेन डिफरेंस है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहां पर सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव साइकिल के समय भी करेगा और निगेटिव साइकिल के समय पर भी करेगा। तो मुझे लगता है ये लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट है उसका जो डिजाइन है या उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर फुल वेव रेक्टिफायर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। या दो तरह के हमारे फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं। एक होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। और हमें दोनों को ही पढ़ना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी रेक्टिफायर की वर्किंग आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है। और यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग समझ में आ चुकी है तो आपको इन दोनों रेक्टिफायर की वर्किंग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने आते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर को कैलकुलेट करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिमिलर तरीके से कैलकुलेट होंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर को। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, पहले यहां पर ध्यान देते हैं। देखिए, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर हैव अ सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका मतलब यहां पर एक क्या होगा, सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। मतलब हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं कि जो हमारा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है उसके अंदर क्या क्या चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एक तो सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा और इसके अंदर दो डायोड होंगे जिसको हम कह रहे हैं D1 एंड D2 एंड अ लोड रजिस्टर RL, और एक इसमें होगा लोड रजिस्टर RL। इससे पहले जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था तो वहां पर क्या था, वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, लेकिन यहां पर अलग टाइप का ट्रांसफार्मर है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेकिन सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। दूसरा, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड था, यहां पर दो डायोड है D1 एंड D2।
एंड लोड रजिस्टर RL। तो लोड रजिस्टर हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में भी था और फुल वेव रेक्टिफायर में भी होगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर के कंस्ट्रक्शन में और इसके कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। क्लियर होगी बात। चलिए, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब यहां पर जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, सबसे पहले तो देखो यहां पर डायग्राम को समझ लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का, है ना। और इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और कौन सा वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। और जो इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, वहां पर देखो सेंटर टैप हो रहा है, ये एकदम सेंटर में है, सेंटर टैप। इसी को हम कहते हैं सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। इन सेंटर टैप ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सेंटर टैप से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं N1। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं N2। और यहां पर हमारा RMS वोल्टेज होता है V1 और यहां पर हमारा RMS वोल्टेज होता है V2। बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर वोल्टेज क्या हुआ, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। मतलब जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स थे N2, तो नंबर ऑफ टर्न्स आधे आधे हो गए, आधे टर्न्स ऊपर बचे, आधे टर्न्स नीचे बचे। इसका मतलब जो हमारा वोल्टेज है VRMS वोल्टेज V2, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इधर भी V2/2 बचेगा, इधर भी V2/2 बचेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। वही चीज यहां पर लिखी है। तो ये हमारा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। कौन से वाले रेक्टिफायर का? सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। क्लियर है। और ये हमारा लोड रजिस्टर है RL, और ये हमारा डायोड है D1, और ये हमारा डायोड है D2। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। क्लियर है। यहां पर ध्यान रखना, ये क्या है हमारा, ये हमारा सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये हमारा डायोड D1 है, ये हमारा डायोड D2 है, और ये हमारा लोड रजिस्टर RL है, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा। अब इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्किंग ना, वर्किंग। अब देखो वर्किंग में क्या होगा, जब हम AC सप्लाई देंगे तो आप अच्छे से जानते हैं हमारी जो AC सप्लाई होती है वो साइन वेव की फॉर्म में होती है। ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग को समझ लिया है तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ईजी है। तो हमारी जो इनपुट सप्लाई होती है वो साइन वेव की फॉर्म में होती है, साइन वेव की फॉर्म में होगी। ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हमारी निगेटिव हाफ साइकिल, है ना भाई। जो एक्सिस के ऊपर है वो देखिए यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट होती है 0 से लेकर 2π में, ये एक साइकिल कंप्लीट हुई। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, इसी तरह से चलता जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहां पर आ जाते हैं ना, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब यहां पर AC सप्लाई हम दे रहे हैं तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ध्यान देना क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो यहां से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होगी तो अब ध्यान देना पोलैरिटी पे। तो यहां से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो उस केस में ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और इधर वाला टर्मिनल निगेटिव होगा। मतलब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। बोलो बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर है। अब देखो करंट कैसे फ्लो होगा, आपको अच्छे से मालूम है, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यहां पर अगर ये पॉजिटिव है तो यहां से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब जरा ध्यान देना, ये पॉजिटिव और ये हमारा डायोड लगा हुआ है, इस डायोड का ये P है और ये N है ना। इसका मतलब P को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, P को किससे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव से। तो ये जो डायोड है इसमें कौन सी बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायसिंग होगी। देखो आपको PN जंक्शन डायोड का बेसिक्स आना चाहिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के जो यूनिट नंबर 1 है, अगर आप उसको कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और सब कुछ इजी लगेगा। तो यहां पर देखो ये पॉजिटिव है और ये हमारा डायोड का P है, ये N है, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। और आपको मालूम है जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि यहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आइडियल डायोड है। कैसा है, आइडियल। तो हम कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव हाई साइकिल के समय पर अगर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है तो ये वाला जो डायोड है ये हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा,
और ऑन होगा, ये हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट होगा। आप चाहे तो यहां पर इस डायोड को हटा के इसको शॉर्ट सर्किट दिखा सकते हैं। क्लियर है? अब ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो देखो ये डायोड का पी है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस में चला गया, इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो गया, मतलब ये ऑफ हो गया। तो जब पॉजिटिव साइकिल यहां से जाएगी तो पॉजिटिव साइकिल के समय पर ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ये हमारा हो जाएगा रिवर्स बायस, यानी कि ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट होगा और ये ओपन सर्किट होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? और देखो यही मैंने यहां पर लिखा है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो डायोड D1 इस फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा, और D2 कहां चला जाएगा? रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा। क्लियर है ना? अब इसके होने से क्या होगा? सो डायोड D1 इज ऑन, तो डायोड D1 क्या हो गया? ऑन हो गया। ऑन होने का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट हो गया या फॉरवर्ड बायस हो गया। एंड D2 इज ऑफ, और ये ऑफ हो जाएगा। अब देखो ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ओपन सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है, तो करंट कहां फ्लो करेगा? देखो करंट यहां पर फ्लो करेगा इस तरीके से, और ये हमारा लोड रजिस्टर है, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा इस तरीके से। क्लियर है? अब ये ओपन सर्किट है, ये क्या ओपन सर्किट है, तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब अगर ये पॉजिटिव है, करंट फ्लो होके ऐसे आ रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन इस नीचे वाले में करंट फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी वो दो पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया था, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। तो अपर पार्ट में तो करंट फ्लो करेगा, लोअर पार्ट में करंट फ्लो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही? इसका मतलब जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो हमारा इस पार्ट में करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली हमारा करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है पॉजिटिव साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए। तो देखो नीचे वही लिखा, करंट फ्लो अक्रॉस द लोड रजिस्टर RL, हमारा जो करंट है वो लोड रजिस्टर RL से क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है इन अपर हाफ ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग का अपर हाफ है उसमें करंट फ्लो कर रहा है और लोड रजिस्टर से फ्लो कर रहा है। और आपको मालूम है जब लोड रजिस्टर से करंट फ्लो करता है तो हमें आउटपुट मिलता है, हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, जिसको हम कहते हैं V0। क्या कहते हैं? V0। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, hence we get output voltage V0 across the load resistor RL। तो हमें यहां पर आउटपुट मिलेगा। कहने का मतलब ये पॉजिटिव साइकिल के समय पर हमें आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? हमें आउटपुट मिलेगा, हमारे सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब चलते हैं निगेटिव साइकिल पे। देखो निगेटिव साइकिल में क्या होगा? ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, तो आपको मालूम है निगेटिव हाफ साइकिल के समय पर यहां पर निगेटिव और यहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। ये हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी देखा था। तो ये निगेटिव पोलैरिटी, ये पॉजिटिव पोलैरिटी। अब जरा ध्यान देना, डायग्राम बिल्कुल सेम है, लेकिन ये निगेटिव पोलैरिटी है, जिसकी वजह से ये ओपन सर्किट हो गया, क्योंकि रिवर्स बायस है। ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब है ओपन सर्किट, मतलब ऑफ। ये डायोड क्या हो गया? ऑफ हो गया, यहां से करंट फ्लो नहीं कर सकता इस डायोड से। क्लियर है? अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और इस पॉजिटिव की वजह से ये वाला जो डायोड है ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस, मतलब अब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ये डायोड हमारा ऑन हो चुका है, इसका मतलब इस डायोड से करंट फ्लो करेगा। तो अब जरा ध्यान दो, नेगेटिव साइकिल के समय पर ये डायोड हमारा ऑन है और ये हमारा ऑफ है। इसका मतलब ऊपर वाले पार्ट में करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन नीचे वाले में करंट फ्लो करेगा ऐसे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव साइकिल के लिए भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव साइकिल के लिए करंट फ्लो नहीं कर रहा था। और उसी चीज को मैंने यहां पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, डायोड D1 इज रिवर्स बायस, ये देखो रिवर्स बायस हो गया, एंड D2 फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, तो डायोड D1 जो है वो क्या हो गया? ऑफ हो गया, और D2 क्या हो गया? ऑन हो गया। मतलब ये हमारा ओपन सर्किट हो गया, ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लियर है? करंट फ्लो अक्रॉस द लोड रजिस्टर RL। अब हमारा जो करंट है वो इस लोड रजिस्टर RL से क्या करेगा? फ्लो करेगा, है ना? करंट फ्लो अक्रॉस द लोड रजिस्टर RL इन लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लोअर हाफ है इसमें करंट फ्लो करेगा अक्रॉस द लोड रजिस्टर RL। तो मुझे लगता है आपको एक बात तो यहां से क्लियर हो गई होगी कि फुल वेव रेक्टिफायर में, यानी कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव साइकिल के लिए भी करंट फ्लो कर रहा है और निगेटिव साइकिल के लिए भी करंट फ्लो कर रहा है। दोनों के लिए करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब हमें पॉजिटिव साइकिल के समय पर भी आउटपुट मिलेगा और निगेटिव साइकिल के समय पर भी आउटपुट मिलेगा।
जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव साइकिल के लिए तो हमें आउटपुट मिल रहा था, लेकिन निगेटिव के लिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था। बोलो बात समझ में आ गई। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा वेव फॉर्म है उसको हम देख लेते हैं एक बार। नाउ इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमारा जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी इनपुट वेव फॉर्म क्या है और आउटपुट वेव फॉर्म क्या है उसको जरा समझ लेते हैं। देखिए, जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर को एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई आपको मालूम है साइन वेव की फॉर्म में होती है, यानी कि हमारा जो इनपुट एसी सप्लाई है उसकी वेव फॉर्म कुछ ऐसे बनेगी, एसी ऑल्टरनेटिंग। बोलो बात समझ में आ रही है। ये हमारी ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है जो हम सप्लाई कर रहे हैं रेक्टिफायर को। अब इस वेव फॉर्म को हमने रेक्टिफायर को क्या किया, सप्लाई किया। अब जरा ध्यान देना, देखो होगा क्या ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, जब रेक्टिफायर के अंदर से पॉजिटिव साइकिल पास होगी, पॉजिटिव साइकिल, तो देखो जब पॉजिटिव साइकिल पास होगी तो हमें वहां पर क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, यानी कि हमें आउटपुट मिलेगा, कितना मिलेगा, V0 मिलेगा। तो ये तो हमें सिमिलर आउटपुट यहां पर मिल गया, क्लियर है। अब बात करते हैं निगेटिव साइकिल। जब यहां से निगेटिव साइकिल फ्लो होगी तो क्या होगा, निगेटिव साइकिल के समय पर, यानी कि निगेटिव साइकिल के समय पर भी हमें आउटपुट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, और वो क्या है कि जो हमारा करंट है वो यूनिडायरेक्शनल। देखो जब पॉजिटिव साइकिल थी तो पॉजिटिव साइकिल के समय पर भी हमारा जो करंट था इस लोड रजिस्टर में वो इधर से इधर फ्लो कर रहा था, इधर से इधर, है ना, यानी कि राइट टू लेफ्ट। और यहां पर भी करंट राइट टू लेफ्ट ही फ्लो कर रहा है। इसका मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो दोनों केस में सेम है, यानी कि यहां पर हमारा यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो कर रहा है। जबकि एसी में जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। आपको मालूम है हाफ साइकिल में डायरेक्शन अलग होती है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायरेक्शन क्या होती है, अलग होती है, यानी कि वहां पर डायरेक्शन पॉजिटिव निगेटिव चेंज होती है। जबकि यहां पर करंट की जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल करंट यहां पर हमें मिल रहा है। और यूनिडायरेक्शनल करंट कौन सा होता है, डीसी। इसका मतलब ये है हमारे जो रेक्टिफायर है, हमारा जो ये रेक्टिफायर है उसने एसी को किस में कन्वर्ट कर दिया है, डीसी में। लेकिन डीसी कौन सी वाली, पल्सेटिंग डीसी है। पल्सेटिंग डीसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें कर्व के फॉर्म में मिल रहा है, ये पल्सेटिंग डीसी कहलाती है। और जब हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं इस तरह से, जब हमारी डीसी कांस्टेंट रहती है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, तो वो हमारी होती है प्योर डीसी। तो एक्चुअल में हमारा जो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है इसने क्या किया, इसने एसी को पल्सेटिंग डीसी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब हमें यहां पर यूनिडायरेक्शनल करंट क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, मिल रहा है। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये हमारी सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की कंप्लीट वर्किंग है। अगर आपको एग्जाम में सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग लिखने के लिए आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। बात समझ में आ रही, ये हमारा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का क्या है, डायग्राम है। उसके बाद आप पॉजिटिव साइकिल के लिए ये डायग्राम बनाएंगे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर एक डायग्राम से काम चल जाएगा क्या, देखो एक डायग्राम से काम नहीं चलेगा, है ना। आप बना देंगे तो हो सकता है कि आपको उस पर फुल मार्क्स ना मिले। उसका रीजन क्या है भाई, ये हमारा मेन डायग्राम है, लेकिन पॉजिटिव साइकिल के लिए अब यहां पर देखो हम करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। अब इस केस में हमारा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से हमारा करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो हमें एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन को भी शो करना है। और एक डायग्राम में अगर आप करंट की डायरेक्शन को शो करेंगे तो वो थोड़ा सा कंजेस्टेड सा हो जाएगा, एक ही डायग्राम में समझ में नहीं आएगा कि कौन सी डायरेक्शन कब है। तो अगर आप अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव साइकिल के समय पर करंट की डायरेक्शन क्या है और निगेटिव साइकिल के समय पर करंट की डायरेक्शन क्या है ना। पॉजिटिव साइकिल में ऊपर वाले में करंट फ्लो कर रहा है, निगेटिव वाले में नीचे वाले में करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आप 3 डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छे आपको वहां पर मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप एक ही डायग्राम में सब कुछ रिप्रेजेंट कर देना, है ना, हो सकता है फुल मार्क्स मिल ही जाए। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप तीनों डायग्राम बनाना। चलिए अब नेगेटिव हाफ साइकिल में भी देखो यहां पर इसको भी बनाना है। इसमें आप यहां पर देखो करंट दिखा रहे हैं, वहां पर करंट नहीं है। तो 3 डायग्राम में क्या है ना, आप करंट को क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि कब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की कंप्लीट वर्किंग थी। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में जब सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन आता है, इसकी वर्किंग आती है, तो इसके साथ में 1 या 2 परफॉर्मेंस पैरामीटर भी पूछ लेते हैं। मतलब जनरली ये वर्किंग
केवल वर्किंग नहीं पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, इस वर्किंग के साथ में आपको एक दो परफॉर्मेंस पैरामीटर भी पूछ लिए जाते हैं, और फुल वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो याद रखना, परफॉर्मेंस पैरामीटर भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वर्किंग के साथ में परफॉर्मेंस पैरामीटर भी पूछे जाते हैं एक ही क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पर और इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। बहुत सिंपल वर्किंग है ना। पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर हैव अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो, एक तो इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हाँ, एक चीज का ध्यान देना, यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहां पर सेंटर टेप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं है। तो यहां पर लिखा भी है ब्रिज रेक्टिफायर अवॉइड द नीड ऑफ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। और आपको एक चीज मैं बता दूं, देखो हमारे पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, फिर भी हम यहां पर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को क्यों पढ़ रहे हैं? या सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जब हमारे पास था तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को क्यों बनाया गया? देखो, इसका यहां पर बहुत सिंपल सा आंसर है कि इस रेक्टिफायर के अंदर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर नहीं होगा। मतलब यहां पर सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। इससे फायदा क्या है? एक्चुअल में जो ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मतलब इसको बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है। बात समझ में आ रही? इसको बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक तो इसका ये ड्रॉबैक है सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि सेंटर टैप जो हमारा ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर है, उसमें जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो डबल होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर से। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम परफॉर्मेंस पैरामीटर पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस पैरामीटर, तो वहां पर एक परफॉर्मेंस पैरामीटर होगा पीक इनवर्स वोल्टेज। हमने इस परफॉर्मेंस पैरामीटर को हाफ वेव रेक्टिफायर में भी कैलकुलेट किया था। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो पीक इनवर्स वोल्टेज था वो वीएम के बराबर था, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर था। बात समझ में आ रही? लेकिन जो हमारा ये वाला रेक्टिफायर है, सेंटर टैप फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर जो हमारा है, इसमें जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो जस्ट डबल हो जाता है, 2 वीएम हो जाता है, 2 वीएम। तो इससे क्या ड्रॉबैक है? इससे ड्रॉबैक ये है कि हम जो डायोड यूज कर रहे हैं, पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब है कि हम किसी भी डायोड पे रिवर्स बायसिंग में मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? उसको हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में, सेंटर टैप रेक्टिफायर में जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो 2 वीएम के बराबर हो जाता है, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर से भी जस्ट डबल हो जाता है। जिसकी वजह से हमें ऐसे डायोड को यूज करना पड़ेगा जिनका पीक इनवर्स वोल्टेज, यानी कि रिवर्स बायसिंग में जो उनका फेल्योर वाला वोल्टेज है वो बहुत हाई हो। तो ये एक ड्रॉबैक है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे जब हम पढ़ेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो वीएम के बराबर होता है, 2 वीएम के बराबर नहीं होता। यानी कि सेंटर टैप का जो ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक यहां पर रिमूव हो जाता है। बात समझ में आ रही? लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इसका भी एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? इस रेक्टिफायर के अंदर देखो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा और यहां पर 4 डायोड होंगे, वहां पर 2 ही डायोड थे, तो यहां पर डायोड बढ़ गए हैं। भाई, इसका अगर एक बेनिफिट है, इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें जो डायोड होंगे उनका पीक इनवर्स वोल्टेज कम रहेगा, जबकि सेंटर टैप वाले में पीक इनवर्स वोल्टेज ज्यादा रहता है। तो ये इसका एक फायदा है, लेकिन एक नुकसान भी है कि यहां पर 4 डायोड को यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? 4 डायोड को यूज करना पड़ेगा। तो हमारी कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जहां पर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर यूजफुल होता है, लेकिन मैक्सिमम एप्लीकेशन हमारी ऐसी होती हैं जहां पर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर ज्यादा यूजफुल है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारा जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 4 डायोड है और एक इसमें लोड रजिस्टर है आरएल, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, है ना। ये हमारा डायग्राम है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न्स N1 होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N2 होंगे, यहाँ पर हमारा VRMS वोल्टेज V1 होता है, यहाँ पर VRMS वोल्टेज V2 होता है। क्लियर है? अब जरा ध्यान देना, देखो ड्यूरिंग, अब ये जो हमारा डायग्राम है, अब इसी डायग्राम को जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो सीधी सी बात है यहां पर प्लस आएगा और यहां पर माइनस आएगा, यानी कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी और ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आ रही है?
ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब जरा ध्यान से देखो, ये पोलैरिटी पॉजिटिव, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा। क्लियर है? अब करंट जब इधर से फ्लो करेगा, अब जरा ध्यान देना, या आप दूसरे तरीके से समझिए, ये पॉजिटिव है। अब यहां पर दो डायोड है, एक डायोड ये, एक डायोड ये। इस डायोड का इधर पी है और इस डायोड का इधर एन है। तो सीधी सी बात है, जब हम पॉजिटिव को पी से कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, और जब पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायसिंग होती है। इसका मतलब इस टर्मिनल के पॉजिटिव होने की वजह से ये तो फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाएगा और ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, यानी कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा, सॉरी ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये ओपन सर्किट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, और ये निगेटिव है। अब जरा ध्यान दो, अगर ये निगेटिव है तो सीधी सी बात है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, और ये निगेटिव और ये एन है हमारा, और ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो कहने का मतलब ये है, इसके पॉजिटिव और इसके निगेटिव होने की वजह से ये आपका शॉर्ट सर्किट होगा, ये भी आपका शॉर्ट सर्किट होगा, और ये दोनों आपके ओपन सर्किट होंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट। यानी कि कुछ डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। देखो, इसके पॉजिटिव होने की वजह से D2 डायोड क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, है ना। और इसके नेगेटिव होने की वजह से ये हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट, और ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। बोलो बात समझ में आ गई? देखो, यहां पर मैंने शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करके डायग्राम बनाया है, क्योंकि यहां से ज्यादा समझ में आएगा। आप चाहें तो यहां पर डायोड को ऑन लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप ऑफ लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप ऑन लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप ऑफ लिख सकते हैं, या आप इसके ऊपर फॉरवर्ड बायसिंग, इसके ऊपर फॉरवर्ड बायसिंग, इसमें रिवर्स बायसिंग, इसमें रिवर्स बायसिंग भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा अच्छा तरीका है, इससे समझ में आ जाएगा। देखो, अब जब करंट यहां से फ्लो करेगा, आप देखो करंट की डायरेक्शन देखो जरा ध्यान से। हमारा करंट जब यहां से फ्लो करेगा, ऐसे एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना। हमारा जो करंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब जरा ध्यान देना, पाथ देखो, करंट का पाथ क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, ये तो ओपन सर्किट है, यहां से करंट फ्लो नहीं कर सकता। करंट कहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा करंट क्या होगा, फ्लो होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक। उसके बाद ये करंट देखो, यहां से फिर अगेन ओपन सर्किट मिलेगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, और ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये हो गया निगेटिव, करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो, ये ओपन सर्किट, सॉरी शॉर्ट सर्किट है, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा और ये कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। अब जरा ध्यान देना, देखो क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन देखो जरा, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये 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 और ये और ये। तो देखो, सर्किट के अंदर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब आगे चलते हैं, तो देखो यहां पर वही जो मैंने आपको समझाया, वही थ्योरी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D2 एंड D4 आर फॉरवर्ड बायस। ये दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में चले जाएंगे, और दोनों के दोनों क्या होंगे, और D1 और D3 किस में होंगे, रिवर्स बायस में होंगे। मतलब ये दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे, ये रिवर्स बायस होंगे। तो सीधी सी बात है, D2 और D4 ऑन हो जाएंगे, D2 D4 ऑन हो जाएंगे, और D1 D3 क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। करंट फ्लो थ्रू D2 D4, जो करंट फ्लो करेगा वो कहां से करेगा, जब करंट फ्लो थ्रू D2 D4 एंड RL, इन तीनों से करंट फ्लो करेगा। हेंस वी गेट आउटपुट वोल्टेज। तो सीधी सी बात है, अगर इस लोड रजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा V0, और यही हमारा क्या होगा, आउटपुट। इसका मतलब पॉजिटिव साइकिल के लिए हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पर पीक इनवर्स वोल्टेज Vm के बराबर होगा। कितना होगा, Vm के बराबर होगा, जबकि लास्ट वाले में सेंटर टेप में 2Vm के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर टेप में 2Vm क्यों होता है और इसमें Vm क्यों होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, देखो निगेटिव हाफ साइकिल के समय पर क्या होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगा। तो सीधी सी बात है, इसी डायग्राम से समझा देता हूं। देखो, निगेटिव हाफ साइकिल के समय पर ये वाला आपका नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो देखो, ये नेगेटिव है और ये P है, तो ये तो हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस, ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस, यानी कि ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये ओपन सर्किट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही? उसके बाद ये पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, क्योंकि पॉजिटिव P और पॉजिटिव N, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। तो देखो, ये ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। इस बार D2 D4 क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और D1 D3 क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो वही चीज आगे दिखाई गई है, देखो
यहां पर देखो नेगेटिव साइकिल के लिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो देखो ये ओपन हो गया, D4 D2 और D4 ओपन हो गया, D1 और D3 क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन देखो जरा, करंट ये पॉजिटिव ऐसे जाएगा, करंट की डायरेक्शन, उसके बाद देखो ये तो ओपन हो गया, इधर से फ्लो नहीं कर सकता, इधर से फ्लो करेगा, इधर से, क्लियर है। अब यहां पर देखो ये ओपन है, ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पर नीचे नहीं आ सकता, ऊपर ही जाएगा, ऐसे फ्लो करेगा। और ये लीजिए, दिस इज द करंट की डायरेक्शन, ये क्या है, करंट की डायरेक्शन। तो मुझे लगता है आपको इजीली समझ में आ गया होगा करंट की डायरेक्शन, और जो चीज मैंने आपको समझाई है वही सब कुछ यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर फिर से वही बात, ये इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म। तो ये हमारे पास डायग्राम है, अगेन ये एसी का इनपुट है ना, और ये हमारा आउटपुट है। तो देखो फुल वेव रेक्टिफायर के दोनों की वर्किंग क्या है, सेम है, दोनों की वर्किंग सेम है, बस दोनों के परफॉर्मेंस पैरामीटर भी सेम है। देखिए मैं यहां पर दोनों के परफॉर्मेंस पैरामीटर नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, और दोनों के परफॉर्मेंस पैरामीटर को हम एक साथ करेंगे। रीजन क्या है कि दोनों के परफॉर्मेंस पैरामीटर सेम होंगे, बस एक परफॉर्मेंस पैरामीटर अलग होगा, और वो है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर में Vm होगा, जबकि आपका सेंटर टैप में 2 Vm होगा। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, समझ लेते हैं जल्दी से। देखो ध्यान देना जरा यहां पर, चलिए इस वाले डायग्राम को देख लेते हैं। देखो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान देना इस सर्किट को, ऐसे करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ये लीजिए ये डायरेक्शन है करंट। तो अगर देखा जाए भाई इसके घूमने से कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। अगर आप देखें यहां पर इस पूरे सर्किट में, तो क्या है, पूरे सर्किट में यहां पर ये हमारा इनपुट वोल्टेज है VI, है ना, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। उसके बाद यहां पर हम चलेंगे तो यहां पर भाई ये तो डायोड D2 है, फॉरवर्ड बायस है, इसका रेजिस्टेंस देखो, आपको मालूम है डायोड हम आइडियल ले रहे हैं, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा, यहां पर भी वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा। तो इस पूरे साइकिल में एक तो वोल्टेज VI है और एक वोल्टेज V0 है। अगर मैं इस पूरे सर्किट में KVL लगा दूं, क्या लगा दूं, KVL, तो KVL के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा, ध्यान देना। KVL में हमने पढ़ा था हम पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हैं, है ना, मतलब अगर हम हाई से लो की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव पोटेंशियल, और लो से हाई की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, और हाई से लो की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव। अब जरा ध्यान दो, हम इधर से ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो इसका जो वोल्टेज हो गया वो नेगेटिव हो गया V0, ठीक है। फिर हम ऐसे आए, इधर से ऐसे आए, और यहां से हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसका मतलब ये प्लस हो गया VI, VI क्या हो गया, प्लस, इक्वल टू में 0। तो यहां से VI की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, V0 आ जाती है ना, VI। और ये जो एक्चुअल में VI है यही हमारा क्या है, VM है। तो यहां पर V0 इक्वल टू क्या आ गया, VM आ गया। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है, VM के बराबर है, किसमें, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। देखो ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज VM के बराबर कैसे आता है। अब सेंटर टैप में देखो, मैंने आपको अभी भी बताया था कि सेंटर टैप के केस में जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो 2 VM के बराबर होता है। कैसे, इसको समझ लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 VM के बराबर कैसे आएगा। देखो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है, अब यहां पर ध्यान से समझना। देखो ये डायोड हमारा ऑन है, तो ये तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा 0, यहां पर हमारा वोल्टेज आएगा V0, और ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। ये कैसा हो गया, ओपन सर्किट, ये ऐसे होगा ओपन सर्किट। और आपको मालूम है ओपन सर्किट के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होता है उसी को हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो हमें इस ओपन सर्किट के अलोंग जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो अब जरा यहां पर इसको समझ लेते हैं, हमें अगेन यहां पर KVL लगाना पड़ेगा, किसमें, इस वाले पार्ट में। तो अगर मैं इस वाले पार्ट में KVL लगाता हूं, अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट में अगर हम KVL लगाते हैं तो क्या आएगा, ये तो हमारा हो गया पीक इनवर्स वोल्टेज, यहां पर ये वाला। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज पॉजिटिव, यहां से स्टार्ट करते हैं, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाले में इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, जब हम यहां से यहां जाएंगे तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस का V0 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम जब यहां से जाएंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस का VI आएगा, ये VI ही हमारा VM है। उसके बाद जब हम यहां से इधर जाएंगे, इधर से इधर,
देखो इधर से जब इधर जाएंगे तो अगेन हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्लस का पीक इनवर्स वोल्टेज आएगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पीआईवी होगा। अब यहां से अगर आप पीआईवी की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये वी नॉट, ये वी नॉट, अगर आप इस सर्किट से देखें तो वी नॉट किसके बराबर आता है, वीएम के बराबर आता है। तो ये वी नॉट भी वीएम है और ये वी आई भी वीएम है, तो यहां से ये 2 टाइम्स ऑफ वीएम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सेंटर टैप में, सेंटर टैप के केस में पीक इनवर्स वोल्टेज 2 वीएम के बराबर आता है, जबकि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज वीएम के बराबर आता है। और ये आपको याद होना चाहिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज वीएम के बराबर है, सेंटर टैप में 2 वीएम के बराबर है, और फुल वेव ब्रिज में अगेन वीएम के बराबर है। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमारी इसकी वर्किंग भी कंप्लीट हो गई। क्लियर है? तो यहां पर देखो 2 क्वेश्चन है। अब पहला क्या है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब इसकी वर्किंग, और जब आप वर्किंग बताएंगे तो इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म को भी ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आ रही है? इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म को ड्रॉ करना जरूरी है अगर आपसे वर्किंग पूछी जाती है। इसी तरह से अगर आपसे फुल वेव की पूछी जाती है तो वहां पर भी आपको इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म को ड्रॉ करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर को कैलकुलेट करना सीखेंगे और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही? तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको 3 रेक्टिफायर की वर्किंग पढ़ा चुका हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, और हाफ वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इतना पार्ट आप पहले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल वेव रेक्टिफायर के परफॉर्मेंस पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।